नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए बिहार बोर्ड के लिए क्लास 12th फिजिक्स का 50 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, सभी बच्चे जरूर याद करते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज कौन सा होगा। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू एल होता है। Q क्या है, तो चार्ज है, तो चार्ज को हम लोग कूलम लिखते हैं, और इंटू है तो एल का लंबाई का मीटर होता है, लंबाई को मीटर में लिखते हैं। कौन सा, कूलम इंटू मीटर। किस में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 1 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, ये सीधे रूप से बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है। सारे बच्चे हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और बच्चा पार्टी जितने भी पहली बार जुड़े हमारे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सभी बच्चे क्लास को भी लाइक करिएगा। देखिए किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है। किसी चालक की जो विद्युत धारिता होती है उसका व्यंजक होता है C बराबर Q बटा में V होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और भी एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके सामने रहे Q बटा में V है, Q बटा में कौन सा V है, तो Q को हम लोग चार्ज को कूलम लिखते हैं और कूलम प्रति वोल्ट भी आए तो भी लगा दीजिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल देखिए, दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है। क्या, दो उत्तल लेंस है जो एक दूसरे के संपर्क में है, उसका समतुल्य लेंस क्या होगा, तो वो हमारा उत्तल ही हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है उसका समतुल्य लेंस होगा, वो हमारा उत्तल ही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो यह क्या हो जाता है। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है कम अपसारी। राइट आंसर कौन सा होगा, तो सी हो जाएगा। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। विक्षेपण कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, या फिर व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बता दो आप लोग, ये हमारा विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं जिसको। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा पार्टी ये विवर्तन जो होता है ये 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित होने की युक्ति क्या कहलाती है। बता दो आप लोग, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित होने की करने की युक्ति क्या कहलाती है, तो वो हमारा कहलाता है ट्रांसड्यूसर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत तीव्रता यानी कि आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हो कि ई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, फैराड पर कौन सा होगा, तो एफ बटा में क्यू होता है। ई बराबर एफ बटा में क्यू होता है, तो फोर्स का क्या होगा, तो न्यूटन हो जाएगा, और चार्ज है तो कूलम हो जाएगा, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम होता है। और दूसरा जो हमारा होता है, एक और फॉर्मूला पढ़े हो, ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अब भी है तो भी लिख लो, उसके बाद ये लंबाई है तो मीटर में होगा तो लंबाई मीटर होगा, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ये दोनों को याद रखिएगा, ये विभव प्रवणता के लिए और ये विद्युत तीव्रता के लिए। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए क्या करें, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। अन्योन्य
प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो हेनरी होता है। मैंने बताया था कि आपके सामने अगर सिर्फ प्रेरकत्व भी रहे तो आप लगा दीजिएगा हेनरी, अन्योन्य प्रेरकत्व रहे तो भी आप हेनरी ही लगाना। ओके चलिए, या फिर स्व प्रेरकत्व भी रहे तो भी हेनरी लगाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर आपसे पूछे कि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है तब आप 0 डिग्री लगाइएगा। अन्यथा अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है तो 90 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। 11 नंबर सवाल का जवाब बता दो। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? फ्यूज का जो तार होता है वो किस पदार्थ से बनी होती है बता दो। क्या वो तांबा है, टंगस्टन है, लेड टिन मिश्र धातु है या फिर नाइक्रोम है? कौन सा होता है? वो होता है लेड टिन मिश्र धातु। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 11 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा सभी बच्चे। ओके जी चलिए, और जितने भी बच्चे हैं क्लास को लाइक करिए करते चलिएगा। और आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना तो आपको एक चैट सेक्शन में भी लिंक दिखाई दे रहा होगा, वहां पे ज्वाइन हो जाएगा। देखिए किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? किसी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। सभी बच्चे याद रखिएगा किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। C बराबर Q बटा में भी अभी मैंने फॉर्मूला बताया और एक फैराड होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम क्या था बता दो। 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वो थे डी ब्रोगली साहब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 13 का विकल्प ए सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा। ओके चलिए 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? किसी चालक में विद्युत धारा के जो प्रवाह का कारण है वो है विद्युतीय विभव में अंतर। करेक्ट आंसर सी होगा। 14 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा सभी बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? बता दो आप लोग निम्नलिखित में कौन सा है जो सदिश राशि, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? कौन सा होगा बता दो आप लोग। सदिश राशि आवेश अदिश होता है, धारिता भी अदिश होता है, लेकिन विद्युत तीव्रता क्या है? ये हमारा सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी भी कोण पर नहीं काटती है। करेक्ट आंसर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए। डीवाई किसका मात्रक होता है? डीवाई जो मात्रक होता है वो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कूलम इंटू जो मीटर होता है ये भी इसी का मात्रक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। 18 नंबर सवाल का जवाब बता दो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? बच्चा पार्टी अभी मैंने बताया कि ई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ बटा में क्यू। तो फैराड प्रति कूलम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एफ फोर्स का न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम होता है। तो बच्चों ये याद होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए। बीटा किरणें विक्षेपित होती है किस में? बता दो आप लोग। 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्र में। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो पुष्टि करता है वो ध्रुवण करता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। 20 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चा पार्टी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा का मात्रक बता दो। या मैंने बताया था अगर आपसे पूछा गया हो कि सर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, या फिर आपके सामने आए प्रतिबाधा, या फिर प्रतिघात आ जाए, प्रतिघात आए उसके बाद कौन सा आए तो प्रतिबाधा भी आ जाए, प्रतिबाधा भी आ जाए, तो सबका क्या लगाओगे? ओम ही होता है। धारितीय प्रतिघात आए ये सारे के सारे ओम होते हैं। करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखिए। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये तो सभी बच्चे को पता होगा, बहुत ही आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट कितना है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डी होगा करेक्ट आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 23 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है किस पर? डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है बता दो। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर। राइट आंसर बी होगा। 23 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बताते हैं। 24 नंबर सवाल है। लेंज का नियम संबंध है किससे
संबंध है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। लेंज का नियम किससे संबंध है? आवेश से है, द्रव्यमान से है, ऊर्जा से है, संवेग से है, किससे? ये ऊर्जा से होता है। लेंज का नियम जो संबद्ध होता है वो ऊर्जा से होता है। राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलिए 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। 25 नंबर सवाल का जवाब बता दो, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? वो अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स होती है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। ओके चलिए 26 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। बता दो धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है? तो अनंत होता है। धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इनफिनाइट होता है बच्चों। 26 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलिए 27 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। बता दो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, और वह जो बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। करेक्ट आंसर भी होगा। ओके जी चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर सवाल है, किस दृष्टि दोष को दूर करने में उत्तल लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग यानी कि कन्वेक्स लेंस का यूज जो होता है वो किस दृष्टि दोष को दूर करने में होता है? तो वो दूर दृष्टि दोष को दूर करने में उत्तल का होता है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने में अवतल का होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर सवाल देखिए, यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है? तो डायनेमो कहलाता है। 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन अगर उसी जगह विद्युत ऊर्जा को अगर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा हो तो वो हमारा मोटर होता है। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? होने वाला कौन सा है? विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होने वाला जो होता है वो कौन सा होता है? बता दो आप लोग। वो हमारा कैथोड किरणें होता है। विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होने वाला कैथोड किरणें होता है, और नहीं होने वाला जो होता है वो गामा किरणें होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है? विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है बच्चा पार्टी? बता दो सभी बच्चे। 2n+1 इंटू λ/2 होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सभी बच्चे बी लगा सकते हो, और सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलो भाई, क्योंकि आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आपके पूछा गया, इसलिए इन सारे प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम के साथ मिलाया गया आप तरफ कौन सा होता है? अगर हमको एन टाइप का प्राप्त करना होता है उससे हम लोग कौन सा मिलाते हैं? यानी कि वो पंच संयोजक मिलाते हैं। ओके जी। अगर पी टाइप का प्राप्त करना हो तो उसमें कौन सा मिलाते हैं? उसमें हम लोग त्रिसंयोजक मिलाते हैं। यानी कि एन पूछा गया तो पंच संयोजक लगा सकते हो, पेंटावैलेंट होता है। ओके चलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है? वो घटता है। करेक्ट आंसर बी होगा। 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखिए क्या करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी? बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी के द्वारा किसको मापते हैं? एनर्जी को। राइट आंसर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 34 का। तो याद रखिएगा आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। 35 नंबर सवाल देखिए, प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होती है? प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बहुत कम होती है। राइट आंसर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, तो सही जवाब हो जाएगा 35 का। करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर सवाल है, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की? विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑस्ट्रेड जी ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेड यानी कि कवि का नाम है जिसका नाम है ऑस्ट्रेड, जो कि इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर वैज्ञानिक थे, कवि नहीं। चलिए अगले प्रश्न के बताते 37 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। बता दो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? आदर्श अगर वोल्ट मीटर हो, मैंने बताया था अगर आदर्श क्या हो, आदर्श कौन सा हो? आदर्श एमीटर हो। आदर्श एमीटर हो तो ये हमारा क्या होता है? जीरो होता है। अगर आपके साथ सिर्फ एमीटर हो तो बहुत कम होता है। सिर्फ एमीटर हो तो बहुत क्या होता है? बहुत कम होता है। अगर आपके सामने कौन सा हो? आदर्श वोल्ट मीटर हो तो अनंत होता है। राइट आंसर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर सवाल है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो कौन सा होता है? चांदी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है, यानी कि सिल्वर होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला
प्रश्न आपके सामने ये रहा 39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सही है, बता दो आप लोग निम्नलिखित में कौन सा है जो सही है। तो वो हमारा 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है। राइट आंसर कौन सा होगा, तो ए हो जाएगा। 39 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने ये रहा क्वेश्चन, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। 14 नंबर सवाल का जवाब बता दो। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो हमारा सतह के लंबवत होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए आपके सामने रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती, वैसे समानुपाती मत लगाना, वर्ग के समानुपाती होते। राइट आंसर सी होगा। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो याद रखिएगा सभी बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 42 नंबर सवाल देखते हैं। हमारे सामने ये रहा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, किलोवाट घंटा यानी कि एनर्जी का होता है। केडब्ल्यू जो होता है वो एनर्जी का होता है। राइट आंसर बी होगा। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा का जो कारण है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके जी, चलिए न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो दोनों में अंतर है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 44 नंबर सवाल है, नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। नैंड गेट के लिए आपसे पूछा गया है एंड ए एंड, यानी कि एंड में कौन सा लगा है, एंड में कौन सा एन लगा दिया है। तो देखो एंड के लिए हमारा होता है ए इंटू बी बराबर वाई होता है, एंड के लिए ए इंटू बी बराबर वाई होता है। जैसे ही एन लगा तो ऊपर में से बार लगा दो, कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक जो होता है वो हीरा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। वो पूछे कितना होता है, तो 2.42 होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दूं एक पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कितना होता है। एक पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का जो कोण होता है वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया म्यू माइनस 1 इंटू ए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 46 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, तो याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, नाभिक की खोज किसने की थी, बता दो आप लोग नाभिक की खोज किसने की थी, यानी कि वो डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, कौन सा होगा। तो नाभिक की खोज ये किया था रदरफोर्ड साहब ने, कब किया था, तो 1911 में। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तरंग दैर्ध्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो वो घट जाता है। घट जाता है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मात्रा घट जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि तरंग दैर्ध्य का मात्रा क्या होता है, तो एंगस्ट्रम होता है। इसको भी आप लोग यानी कि एंगस्ट्रम इसको व्यक्त करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर सवाल क्या कर रहा है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। सबसे कम जो होता है वो बैगनी का होता है। अगर सबसे अधिक पूछे तो वो लाल का होता है। सबसे अधिक क्या होता है, वो लाल का होता है। सबसे अधिक होता है, सबसे कौन सा होता है, अधिक पूछे तो लाल का होता है। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 50 नंबर सवाल का जवाब बता दो, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, और दूसरा कौन सा होता है, तो मीटर इनवर्स होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके जी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, वो मीटर इनवर्स भी होगा तो उसको भी लगाइएगा, या फिर डायोप्टर है उसको लगा दीजिएगा। दोनों मात्रक सही है। तो बच्चा पार्टी आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए ये भी कमेंट करके बताइएगा। ओके जी, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सारे बच्चे इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। हमारा डेली क्लास का टाइम है 7 बजे, एक है हमारा 7 बजे और दूसरा है 9 बजे। तो दोनों क्लास को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 7 बजे वाला क्लास जो होता है वो डेली इंपॉर्टेंट क्लास होता है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। 7 बजे वाला क्लास सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करिएगा। शाम के 7 बजे है, शाम में क्या है, तो शाम के 7 बजे है, तो याद रखिएगा सभी बच्चे शाम के 7 बजे डेली क्लास ज्वाइन करना आप लोग। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।